हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य अकेडमी के मेधावी चैनल पर। जैसा कि आपने देखा होगा पिछले वीडियो में पार्ट फर्स्ट जो आया था उसमें हम देख रहे थे भारतीय स्थापत्य। ठीक है, तो भारतीय स्थापत्य में हमने ये देख लिया था कि कितने प्रकार का स्थापत्य होता है और भारत में कौन कौन सी स्थापत्य की शैलियाँ जो हैं वो प्रचलित हैं। ठीक है, तो हम भारतीय स्थापत्य में सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं, क्योंकि भारतीय स्थापत्य को 3 शैलियों में विभाजित किया है मुख्य रूप से। ठीक है ना, उसमें सबसे पहले हमारी नागर शैली, दूसरी हमारी द्रविड़ शैली और तीसरी हमारी बेसर शैली, जिसमें इन दोनों का मिला जुला स्वरूप हमको मिलता है। सबसे पहले हम देखते हैं नागर शैली। नागर शैली समझने से पहले हम ये देखते हैं कि भारतीय मंदिरों का जो वास्तु विधान होता है वह क्या होता है। स्थापत्य कला की नागर शैली का अगर हम विकास देखें तो उत्तर भारत में हिमालय से लेकर उत्तर भारत तक और पूर्व में उड़ीसा से लेकर गुजरात तक इसका विकास के नागर शैली के साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम नागर शैली का वास्तु विधान देखते हैं कि नागर शैली के मंदिरों को किस तरीके से बनाया जाता है। तो इसके लिए वास्तु विधान देखने की ज़रूरत है, जिसको हम हमारे जो वास्तु विधान है उसको हम क्या बोलते हैं, पुरुष मंडलम के नाम से जानते हैं। इस वास्तु विधान को हम पुरुष मंडलम के नाम से जानते हैं। अब चूंकि आपको पता है वास्तु विधान में अगर हिंदुओं के हिसाब से देखा जाए तो उसमें आपको 10 दिशाएं देखने को मिलती हैं और इसमें एक 64 जैसा चेस बोर्ड टाइप का एक बोर्ड देखने को मिलता है हमें, जिसमें 64 खाने होते हैं। इन 10 दिशाओं को हम देखें तो पूर्व, इस दिशा को हम पूर्व मानते हैं, इसको पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये 4 जो दिशाएं हैं ये होती हैं। इसके बाद एक पूर्व, उत्तर और पूर्व के बीच में एक जो दिशा होती है उसको बोलते हैं ईशान। और जो भारतीय नागर शैली का जो विकास है, जो मंदिरों का जो द्वार और पीठ किस तरफ होती है, तो हम जो देखेंगे कि जो द्वार होता है वो उत्तर पूर्व दिशा में हमेशा हमें द्वार देखने को मिलता है। ठीक है ना, भारतीय नागर शैली के जितने भी मंदिर बने हैं, मोस्ट ऑफ मंदिर जो हैं उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर भी हो सकती है, पूर्व भी हो सकती है और ईशान भी हो सकती है। तो इस दिशा में हमको भारतीय मंदिरों का द्वार देखने को मिलता है। इसी तरीके से वास्तु विधान में उसमें एक ईशान दिशा है, एक पूर्व और दक्षिण की जो दिशा है उसको हम आग्नेय बोलते हैं, एक दक्षिण और पश्चिम की जो दिशा है उसको हम नैऋत्य बोलते हैं, और एक पश्चिम और उत्तर की जो दिशा है उसको हम वायव्य बोलते हैं। तो 4 दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हो गई। एक हो गई ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य, ये 8 दिशाएं हो गई। एक अर्ध और एक ऊर्ध्व, है ना। तो ये टोटल मिला के हमारी 10 दिशाएं जो हैं होती है। हमने देखा इन 10 दिशाओं में जो मंदिर का द्वार होगा वो आपका उत्तर, पूर्व या ईशान में इसका द्वार रहेगा। ठीक, अब उत्तर भारत में अगर नागर शैली का हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखें तो एक तो खजुराहो का मंदिर है और एक उड़ीसा के मंदिर समूह को हम उसमें देखते हैं। खजुराहो के मंदिर में भी आपका कंदरिया महादेव का जो मंदिर है उसमें लगभग सारी नागर शैली की सभी विशेषताएं उसमें सम्मिलित हैं। ठीक है ना, इसको हम एक चित्र के माध्यम से देखेंगे। जब पेपर में आता है तो आप केवल चित्र बना के भी आ जाओगे तो आपको लगभग जो अधिकतम नंबर होंगे वो आपको मिलेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नागर शैली में नीचे जो सबसे पहले नीचे जो मंदिर का जो बेस तैयार किया जाता है उसको हम बोलते हैं पीठिका। देखिए, अर्थ पर कोई भी मंदिर का संरचना नहीं की जाती, क्योंकि वास्तुशास्त्र के हिसाब से देखें तो अर्थ को जो हमारी धरती है उस पर हम उसको बोलते हैं क्या, पिशाच पद बोलते हैं। तो पिशाच पद पर ना तो कोई पूजा या अधिष्ठान कुछ भी ऐसा अनुष्ठान वगैरह कुछ भी नहीं किया जाता है। ठीक है ना, आप कभी भी पूजा करते हो तो पहले आसन बिछाते हो, आप आसन के ऊपर बैठकर पूजा करते हो। तो ये जो सबसे पहले जो पीठिका बनाई जाती है, जो सबसे पहले धरती जो है उसको हम बोलते हैं पिशाच पद। इसके बाद फिर जो पीठिका बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं मानव पद, और फिर जो अधिष्ठान या जगती होता है इसको बोलते हैं देव पद। इसके ऊपर फिर कोई भी मंदिर का निर्माण किया जाता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमने जो बेस बनाया वो बनाया पीठिका। ठीक है, सबसे नीचे का जो बेस होता है वो होता है पीठिका।
इसके बाद इसके ऊपर जो एक बेस बनाया जाता है उसको हम अधिष्ठान या जगती बोलते हैं। ये एक चबूतरा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? अधिष्ठान या जगती। जगती अधिष्ठान के ऊपर जाने के लिए एक रास्ता बनाया जाता है, जो सीढ़ियां बनाई जाती हैं, जिनको हम नागर शैली की भाषा में क्या बोलते हैं? सोपान बोलते हैं। ठीक है ना। इसके बाद ये जो मंदिर का नागर शैली का विधान है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। मुख्य रूप से इसको इनके 4 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले हम देखते हैं, जो सबसे पहले जब एंटर करते हो तो आपको आता है अर्धमंडप। अर्धमंडप में सबसे पहले व्यक्ति मंदिर में एंटर करता है। अर्धमंडप के बाद फिर वो आता है मंडप में। ठीक है ना, इनका उपयोग अभी हम देखेंगे। इसके बाद अर्धमंडप के बाद फिर क्या आता है? मंडप आता है। फिर मंडप के बाद एक आता है अंतराल। ठीक है, मंडप के बाद क्या आता है? अंतराल। और अंतराल के बाद क्या आता है? जो मुख्य देवता का मंदिर होता है, जिसको देउल बोलते हैं। ठीक है ना, उसके देवता के मंदिर में ही आपका गर्भगृह होता है, उसको हम विग्रह या मूर्ति बोलते हैं। ठीक है ना, उस गर्भगृह को क्या बोलते हैं? विग्रह या मूर्ति बोलते हैं। इसके ऊपर एक, चूंकि हमारी नागर शैली की सबसे जो बड़ी विशेषता रही वो शिखरों की विशेषता रही है कि नागर शैली के जो मंदिरों में शिखर जो है मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर एक शिखर बना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जंगा बोलते हैं। जंगा के ऊपर एक बेस बना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीवा। इसको क्या बोलते हैं? ग्रीवा। इस जंगा और आमलक, इसके ग्रीवा के ऊपर एक ठोस आकृति होती है, एक ठोस गोलाकार आकृति होती है, इसको हम बोलते हैं आमलक। जो जंगा और आमलक को कनेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं ग्रीवा। ठीक है ना। इस पूरे शिखर में छोटे छोटे शिखरों का स्वरूप बना हुआ होता है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम, इन छोटे छोटे शिखरों को बोलते हैं उरुश्रंग। इन छोटे छोटे शिखरों को हम क्या बोलते हैं? उरुश्रंग। इसके बाद आमलक के बाद एक धातु का एक कलश बना होता है जिसको हम बोलते हैं कलश। और उस कलश के ऊपर झंडा या एक पताका लगी रहती है। ठीक है, इस पताका से हमें पता चलता है किस देवता का मंदिर है। जैसे आप देखो, नंदी का अगर पताका है तो शिव मंदिर होगा, गरुड़ पताका है तो विष्णु मंदिर होगा। ठीक है ना, इस तरीके से आपको पताका के माध्यम से पता चल जाता है किस देवता का यहाँ पर मंदिर है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसका अब उपयोग देख लेते हैं कि क्या क्या उपयोग है। पीठिका एक बेस बनाया जाता है, उसके ऊपर जगती या अधिष्ठान बनाया जाता है। अधिष्ठान को कनेक्ट करने के लिए सोपान बनाया जाता है। सबसे पहले व्यक्ति सोपान से एंटर करता है अर्धमंडप में। ठीक है, सबसे पहले व्यक्ति अर्धमंडप में कनेक्ट करता है। अर्धमंडप में के बाद यहाँ पर मंडप जो है, यहाँ पर व्यक्ति क्या होता है? देवता के दर्शन जो होते हैं उस व्यक्ति को कहाँ से होते हैं? मंडप से। ठीक है ना। इसके बाद जो अंतराल होता है, ये यहाँ पर पुजारी जो रहते हैं मंदिर के, वो इस अंतराल में खड़े होते हैं, वो यहाँ से देवता के मंदिर के दर्शन कराते हैं। कुछ विशेष लोगों को ही आपके गर्भगृह में या देउल में जाने की परमिशन होती है। ठीक है ना, पहले ऐसा होता था कि कुछ मुख्य चुने हुए व्यक्ति ही इस गर्भगृह में जा सकते थे, लेकिन वर्तमान समय में ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहां आप कोई भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति भी गर्भगृह तक जा सकता है, देवता के दर्शन कर सकता है। ठीक है ना। तो मुझे लगता है इस चित्र के माध्यम से आपको पूरी नागर शैली की विशेषताएं आपको समझ में आ गई होंगी। अगर यहीं आपको लिखने को आ जाए, जैसे उड़ीसा के मंदिरों के बारे में भी लिखने को आ जाए, तो सेम स्ट्रक्चर उड़ीसा के मंदिरों की नागर शैली का है, लेकिन इसमें जो कुछ नाम हैं वो बस परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि आपको जगती अधिष्ठान यही रहेगा। जो आपका अर्धमंडप है इसको बोलते हैं नाट्य मंडप।
दूसरा जो होता है, जो मंडप होता है, उसको हम बोलते हैं भोग मंडप, ठीक है ना। तीसरा जो अंतराल होता है उसको हम बोलते हैं जगमोहन। इस तरीके से कुछ नामों को परिवर्तित करके आप उड़ीसा की नागर शैली के मंदिरों की विशेषताएं आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसका प्रीवियस वीडियो और ये वीडियो देखें, आपको पूरा नागर शैली और भारतीय स्थापत्य क्लियर हो जाएगा। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे आपकी द्रविड़ शैली की विशेषताएं लिखते हैं। और भी कई सारी विशेषताएं होती हैं वैसे नागर शैली में। कुछ कुछ मंदिरों में तालाबों का भी विधान है कि भाई यहाँ तालाब होते हैं। कुछ मंदिर जो हैं बाउंड्री वॉल से कवर होते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से द्रविड़ शैली के मंदिरों में देखा जाता है, वो बाउंड्री वॉल से कवर होते हैं, ठीक है। तो एक बार और इसको देख लेते हैं। पीठिका होता है, अधिष्ठान होता है, फिर अर्धमंडप होता है। अर्धमंडप में व्यक्ति एंटर करता है। फिर आपका मंडप होता है जहाँ से सामान्य व्यक्ति को दर्शन होते हैं। इसके बाद अंतराल आता है। अंतराल में जो है पंडित या पुजारी यहाँ पर मौजूद होते हैं जो आपको दर्शन कराते हैं मंदिर के। इसके बाद होता है देवल या देवता का मुख्य स्थान, इसको गर्भगृह बोलते हैं, यहाँ पर मूर्ति स्थापित होती है। गर्भगृह पे ऊपर जो शिखर बना होता है उसको, सबसे पहले जो बड़ा शिखर होता है उसको हम जंगा बोलते हैं। जंगा के ऊपर एक आमलक रखा होता है और आमलक और जंगा को कनेक्ट करने के लिए ग्रीवा का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। आमलक के ऊपर आपका कलश होता है और कलश के ऊपर देवता की पताका लगी होती है। किस देवता का मंदिर है उसके हिसाब से वो पताका होती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में द्रविड़ शैली देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।